गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और आखिरी में हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि एक तो न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर हमने न्यूक्लियोलस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। न्यूक्लियोलस के बारे में ये पता चला था कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी फैक्ट्री कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर ही होती है। ऊपर से जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, उसी के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह के होते हैं, एक रफ़ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ़ इसलिए होता है क्योंकि उसका सरफेस जो है रफ़ होता है, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो क्या होता है, जो पॉइजनस मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वही अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ उसका ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो सराउंडिंग है, जो न्यूक्लियर वॉल है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। वो एक पन्नी का स्ट्रक्चर जैसा कुछ होगा। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है। फिर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन। फिर राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शायद ये हो सकता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ हुआ करता था, और उन्हीं के सरफेस अगर इस कुछ ये रफ सा सरफेस है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर स्मूथ है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है ये इसकी समरी थी। हमने सेल टाइप्स भी पढ़े हुए थे। दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो एक तरीके से डेवलपिंग फेज के सेल्स। हो सकता है ऐसा हुआ रहा हो कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे, या फिर पहले वो भी नहीं हुए होंगे, धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, फिर उसके बाद उन्हें जब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ फिर वो यूकैरियोटिक सेल्स बने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला हमारा पार्ट आता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बोल सकते हैं, गोल्जी बोल सकते हैं, गोल्जी अपैरेटस बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बोल सकते हैं। सारे के सारे टर्म्स जो अभी मैंने लिया, ये सारे के सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, इनमें सारे के सारे टर्म्स सही हैं। Camillo Golgi, a famous biologist and a scientist, recognized the Golgi body in the nerve cell. तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। इन्होंने ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर करा था। कहाँ पे? नर्व सेल्स के अंदर। तो ये भी एक तरीके का जीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी था वो कहाँ पे डिस्कवर किया था, कौन से पार्ट में। तो आप बोल सकते हो नर्व सेल्स में सबसे पहले डिस्कवर करा गया था। आगे कह रहा है दे आर लोकेटेड इन द नर्व सेल एज वेल एज इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल। नर्व सेल में तो होते ही हैं, बाकी सेल के हर पार्ट में, मतलब सेल के जितने भी पार्ट होते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सारे ऑर्गेनेल्स में ये गोल्जी अपैरेटस मिल सकता है। दे आर इन ए पैरेलल वे। ये पैरेलल वे में होते हैं। अभी आगे हम पिक्चर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसे मैं समझा देता हूँ कि ये ऐसे कुछ पैरेलल शेप बनता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसी को बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड मिस्टर्स। तो ये जो पैरेलल स्टैक्स है इनको क्या बोलेंगे? मिस्टर्स बोलेंगे। और ये क्या है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल। तो क्या है कि ये एक तरीके का सिस्टम है जिसको हम एक तरीके से मिस्टर्स बोल रहे हैं। और ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ठीक है,
तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर्स। ठीक है, आगे कह रहा है द मेन फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग of products in vesicles. It helps in the synthesis of lysosomes. तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, वेसिकल्स में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो उस प्रोडक्ट का पहले क्या होता होगा? सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करते होंगे कि ये प्रोडक्ट ही सेंड करना है। उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, उसकी पैकेजिंग होने के बाद उसकी डिलीवरी होती है। ठीक है, तो वैसे ही सेम सिस्टम यहाँ पे गोल्जी एपरेटस का भी है। ये क्या कर रहा है? पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उन चीज़ों को स्टोर भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसमें जहाँ पे वो पहुँचाना होता है वहाँ पे भी पहुँचा सकता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हमने पढ़ा है, लाइसोसोम्स भी होते हैं पार्टिकल्स, उसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी बस इतना जान लो कि लाइसोसोम्स को सिंथेसाइज करने में मदद कर रहा है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? एक बार आप मतलब अगर आपको क्लियर ना हो सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज का मतलब होता है टू बाउंड टुगेदर। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो लाइट होता है, फोटोन पैकेट्स होते हैं, उनको बाउंड करता है किसके साथ में? जो क्लोरोफिल होता है उसको वाटर के साथ में, न्यूट्रिएंट्स के साथ में एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब बाउंड करता है तो फिर हमें फूड मिलता है, या हमें नहीं, जो प्लांट्स होते हैं उनको फूड मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही लाइसोसोम्स को भी सिंथेसाइज करता है। कौन सा चीज़, कौन सा पार्ट? गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर सिर्फ और सिर्फ गोल्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बोला हुआ था कि ये पैरेलल कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? मिस्टर्स बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें दिख रहा होगा, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ऐसे करके कुछ बना देते हैं। ठीक है, ऐसे एक के ऊपर दूसरा ऐसे पैरेलल हुए जाता है, जैसे यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है। और इस पर्टिकुलर पिक्चर में उन्हीं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिखाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो या दिस इज़ इट। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में क्या कह रहा है? दे आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो आप बोल सकते हो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। दे लुक लाइक राउंडेड बॉडीज कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये राउंडेड बॉडीज़ जैसे दिखते हैं, मतलब गोल गोल से कुछ दिखते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स एक्ट्स एज क्लीनर और स्वैपर्स ऑफ द सेल्स। तो वही है, जो भी गंदगियाँ हैं उनको साफ़ सुथरा करते हैं, बाहर निकालते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स एक्ट्स एज सुसाइड बैग एज दे कंसिस्ट ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब इतने ज़्यादा ये पावरफुल होते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ें जाएंगी उन चीज़ों को वो मार भी सकती है, इसीलिए सुसाइड बैग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आगे से आपको ये चीज़ भी क्लियर होगा कि सुसाइड बैग किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी गंदगियाँ होती हैं अंदर सेल्स के अंदर, उनको मारने का काम करता है। मतलब अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो खुद तो मारेंगी ही मारेंगी अपने आप को, और साथ में जो चीज़ें बाहर से आएंगी अंदर उनको भी मार देगा। तो इसीलिए सुसाइड बैग बोला जाता है, क्योंकि इसको परवाह नहीं होता है कि मेरा इससे नुकसान है या नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का नुकसान कराना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक सुसाइडर बॉम्बर का काम होता है, सेम काम लाइसोसोम्स का होता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लाइसोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में, उसके जो सरफेस पे जो कौन सी चीज़ की वजह से वो स्मूथ होता है, कौन सी चीज़ की वजह से रफ़ होता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है और बार बार आपको इन सारी चीज़ों को याद करते रहना है, ठीक है, रिकॉल करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। सेल। तो सेल के बारे में हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं होता तो हमारा पूरा बॉडी बनता ही नहीं। जैसे हमारा बिल्डिंग या कोई सा भी घर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, वो क्या होता है? ईंट, ब्रिक्स। वैसे ही हमारे बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल्स होते हैं। सेल्स के बिना, घर के बिना, अगर ईंट के बिना अगर घर नहीं बन सकता, वैसे ही सेल्स के बिना कोई भी बॉडी डेवलप नहीं हो सकती। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी का तैयार होता है उसका भी फंडामेंटल यूनिट है, और फंक्शंस जो होते हैं उनका भी फंडामेंटल यूनिट है। इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें तो कुछ समझाना है ही नहीं। इट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शंस रेगुलेट्स इनसाइड द सेल। तो कोई सा भी फंक्शन है वो सेल के अंदर ही वो रेगुलेट होगा। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा काम हो जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो सेल्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए उनको हमारा फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। किसी भी तरह की जीव का, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स की ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सेल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस ये है कि जो एनिमल सेल्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में बता रहा है कि ये आपको बताया हुआ था कि ये एक कुछ स्फीयर टाइप का होता है या फिर कुछ बॉल शेप का होता है। तो लाइसोसोम्स ये होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स आपको दिख गया, गोल्जी अपरेटस दिख गया, और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिख गए, आपको न्यूक्लियस दिख ही रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारा कुछ अभी तक जो भी हमने पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि इस लेक्चर में अभी जितना हमने पढ़ा इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। 11 बजे मिलते हैं। थैंक यू।